चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ oocyte। तो oocyte के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा था। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, या हम कह सकते हैं कि oocyte का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली है कैसा। तो हम कह सकते हैं कि oocyte का जो स्ट्रक्चर था भाई, वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर था। फिर हम लोगों ने देखा कि इसका जो डायमीटर है काफी बड़ा है। मतलब अगर मैं सेल्स की बात करूं तो सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो एक ओवम ही होता है। ओवम में 3 मेम्ब्रेन्स को हम लोगों ने देखा। सबसे इनर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम प्लाज्मा लेमा या लेमा कह सकते हैं, क्योंकि वो oocyte के केस या ओवम के केस में है। दूसरा लेयर जो होता है वो जोना पेलुसिडा होता है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर होता है। एंड इसके बाद से कुछ फॉलिकल सेल्स के द्वारा एक लेयर फॉर्म किए जाते हैं, जिसको हम कोरोना रेडियाटा बोलते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अब थोड़ा डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। हम लोग गैमेटोजेनेसिस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में 2 तरह का गैमेटोजेनेसिस हो गया। एक हमारा क्या हो गया भाई, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस की हम बात करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहने का मतलब क्या हो गया कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन, ठीक है। एंड दूसरा oogenesis का बात हो गया, जो हम कह रहे हैं कि ओवरी में किसका फॉर्मेशन, ओवम का फॉर्मेशन। तो दोनों चीजें हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो दोनों का साइट एक टेस्टिस में हो रहा है, दूसरा ओवरी में हो रहा है। ये एक मेजर डिफरेंस है। दूसरा चीज क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनमें लिमिटेड ग्रोथ फेज होता है, इसमें काफी इलेबोरेटेड ग्रोथ फेज होता है। मतलब जो फॉलिकल्स और फाइनल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस है काफी ह्यूज है। मतलब फॉलिकल बहुत प्रिमिटिव होते हैं, बहुत साइज में छोटे होते हैं। एंड फाइनली जो ओवम तैयार होता है, सेकेंडरी oocyte तैयार होता है, वो काफी बड़ा होता है। लेकिन स्पर्मेटोजोन के केस में ये चीज नहीं है। स्पर्मेटोजोन के केस में बहुत ज्यादा डिफरेंस इनिशियल और फाइनल स्ट्रक्चर में नहीं होता है। हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस के बाद 4 स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। वहीं पे हर प्राइमरी oocyte एक ही ओवम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बनाता है तो वहां एक पोलर बॉडी बन जाता है। फिर वो जब ओवम बनाता है तो दूसरा पोलर बॉडी बनता है। तो बनना चाहिए था 4 सेल, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही सेल बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडीज। यहाँ पे पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। पोलर बॉडी सिर्फ और सिर्फ किस लिए होता है, क्रोमोसोम बैलेंस करने के लिए। क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या होता है, एक में बहुत ज्यादा होता है, एन न्यूक्लियस। दूसरा वाला खाली न्यूक्लियस ही बन रहा है, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेके, ठीक है। साइटोप्लाज्म नहीं लेता है। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में क्या है, कोई भी पोलर बॉडी फॉर्मेशन नहीं होता है। वहीं पे पोलर बॉडीज का फॉर्मेशन किस में हो रहा है, oogenesis में भाई हो रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस की हम सर बात तो करें। तो हाँ, सर तो जो पोलर बॉडी है वो बस साइटोप्लाज्म मेंटेन करने के लिए ही बनाया जा रहा है। न्यूक्लियस को मेंटेन करने के लिए, साइटोप्लाज्म है ही नहीं। जैसे अगर मान लो हम कहते हैं तो पोलर बॉडी, अभी हम लोग देखेंगे, मान लो हम कह रहे हैं कि पोलर बॉडी बना भाई, ये है प्राइमरी oocyte, डिवाइड हुआ तो सेकेंडरी oocyte बनाया। एंड दूसरा वाला एक स्मॉल खाली न्यूक्लियस, हल्का सा साइटोप्लाज्म दिया। मतलब ये जो डिवीजन है ना, ये बिल्कुल ही अनइक्वल डिवीजन है। एक बड़ा बनता है जिसमें न्यूक्लियस है, क्योंकि देखो ये 2n था, मतलब 46 क्रोमोसोम थे, ये 23 बने,
इधर वाला भी 23, ये सिर्फ क्रोमोसोम बैलेंस करने के लिए कि हाँ भाई इसका क्रोमोसोम आधा इसमें रहना चाहिए, ये पोलर बॉडी बनता है। फिर पोलर बॉडी थोड़े समय के बाद क्या हो जाता है, डीजनरेट कर जाता है, कोई उसका यूज। मतलब बनाना इसको एक ही है, लेकिन ड्यू टू मियोसिस हो रहा है इसलिए ये दो बनाता है। हाँ, इसका पर्पस इसको चाहिए बस ये नहीं चाहिए, हम्म। ठीक है। तो क्योंकि अब न्यूक्लियस में क्रोमोसोम बैलेंस करना होगा ना कि हाँ भाई 23 इसमें जाए 23 इसमें जाए, तो 23 इसमें कैसे करेगा, तो बाकी 23 को हटाना होगा तो दूसरा एक सेल बनेगा ना, तो ये सेल बनता है। लेकिन साइटोप्लाज्म का 98% पार्ट इसी में आ जाता है, 2% के आसपास ही इसमें जाता है। हम्म। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस वो ये है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमारा होता है ना, ये प्यूबर्टी अटेनमेंट के बाद होता है। एंड सेनिलिटी, सेनिलिटी हम लोग कहते हैं कि अप टू डेथ, बूढ़े होने तक, मरने तक स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के केस में होता ही रहता है, जब से वो प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है। लेकिन फीमेल में हम लोग मानते हैं कि इनका oogenesis एक्चुअली एम्ब्रायनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि फॉलिकल्स उसी समय बन गए थे। एंड लेकिन वो सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंड मतलब रुक जाता है, कब तक, प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी से फिर से जब से स्टार्ट होता है तो 50 ईयर्स तक आके क्या हो जाता है, रुक जाता है, मेनोपॉज पे आके खत्म ही हो जाता है बिल्कुल, मेनोपॉज पे आके। तो हम कह सकते हैं मेल और फीमेल में अंतर है, मेल में प्यूबर्टी से स्टार्ट है, डेथ तक जा रहा है, फीमेल में क्या है, एम्ब्रायनिक स्टेज से स्टार्ट है, 50 पे आके खत्म हो जा रहा है। तो ये चीजें हैं, तो ये हमारा डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, तो दीज आर द 5 पॉइंट्स व्हिच यू कैन मेंशन इन योर आंसर, सो राइट इट डाउन। सर ये जो एज लिमिट है एज 50 तक ही रहेगा, मतलब सर ये बिल्कुल एज 50 ही रहेगा, या फिर अगर कोई ज्यादा हेल्दी, जैसे एक 75 ईयर ओल्ड की लेडीज पर दी थी, हाँ, तो नहीं उसके हेल्थ के बिल्कुल, ऊपर भी ये मायने जो रखेगा है ये क्या? एवरेज एज लिया जा रहा है। देखो, हो सकता है किसी इंडिविजुअल में 42 में ही बंद हो जाता है, किसी में हम्म। 45 में भी बंद हो जाता है, किसी में 48 में भी बंद हो जाता है, किसी में 60 में भी चलते रहता है, समझ रहे हो। तो ये बड़ा ही वेरिएबल है। एंड अगेन, जो जैसे प्यूबर्टी की हम बात करते हैं, तो प्यूबर्टी जो होता है, कभी हो सकता है किसी इंडिविजुअल में, किसी गर्ल में 10 ही साल में आ जाए, किसी को 9 ही साल में आ जाए, किसी को 14 साल में भी नहीं आता है। तो ये अगेन क्या है, वेरिएबल है। But we always take in living organism the average value which most of the organisms are showing. हो गया, लिख लिए।
हो गया, लिख लिए? यस सर, हो गया। तो देखिए, ये हम लोगों का दोनों स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंसेस हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट हमको साइकिल पढ़ना है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो किसमें है। तो भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट में देखने को मिलता है सबसे पहले। प्राइमेट्स हम किसको कह रहे हैं? मंकीज, एप, चिंपैंजीज वगैरह को कह रहे हैं प्राइमेट्स। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें हमको देखने को मिल रहा है? ये है प्राइमेट्स के केस में। प्राइमेट्स प्राइमेट्स में मंकीज हो गए, एप्स हो गए, एप्स ही में सारा आ जाता है, चिंपैंजी, गोरिल्ला सब आ गया, एप्स, ह्यूमंस। इनमें देखने को हमको मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है। लगभग अगर मैं एवरेज इसके पीरियड की बात करूं तो लगभग ये 28 डेज का होता है, एंड इन इट अगेन इज वेरिएबल। ये 28 डेज नॉर्मली है, हो सकता है सेम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वैरी कर सकता है, इंडिविजुअल में भी टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है। हो सकता है कि दिस मंथ इट टेक्स अबाउट 24 days, it means it is before, and in some other month it takes 30 days or 32 days. So it might change according to the health condition of that individual. तो एज एवरेज पीरियड की हम बात कर रहे हैं, ये है एवरेज पीरियड, और 28 दिनों का लगभग होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है भाई, इसमें ब्लीडिंग होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक है ये, इसमें ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग फेज अकर्स, ब्लीडिंग अकर्स। और क्या चीजें होंगी भाई? तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो हीट पीरियड होता है, ऐसा कुछ टर्म इसमें नहीं यूज किया जाता है। मतलब देयर इज नो हीट पीरियड। हीट पीरियड इज दैट पीरियड इन विच द फीमेल अलाउज द मेल टू copulate and there is a urge for sexual reproduction occurs, but in this cycle there is no heat period. It occurs in estrus cycle or in animals, other animals। हम कह सकते हैं नो हीट पीरियड, हीट पीरियड, नो हीट पीरियड। तो ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या कौन कौन से इवेंट्स होंगे, कब हम लोग बोलते हैं कि स्टार्ट हुआ, कब बोलते हैं कि एंड हुआ, ये थोड़ा देखते हैं। हेडिंग डालिए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 4 पॉइंट्स लिख लीजिए। तो menstrual cycle is also sometimes called as periods, or it is sometimes called as, this has been highlighted here, capital M, capital C, MC, or monthly cycle or menstrual cycle। हो गया? चलिए देखिए, हम कह रहे हैं इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल को, इट इज द साइक्लिक events starting from one menstruation till the next during reproductive puberty to period of a woman's life। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि जब से रिप्रोडक्टिव लाइफ इंडिविजुअल का स्टार्ट होता है, एक इंडिविजुअल फीमेल का, तब से, कब से स्टार्ट हो रहा है भाई? प्यूबर्टी से। एंड स्टार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं? मिनार्क कहते हैं। मिनार्क मतलब अब स्टार्टिंग हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल का, एंड जब एंड होता है तो उसको हम लोग मेनोपॉज के नाम से जानते हैं।
तो ये इस पूरे इंटायर पीरियड को हम फीमेल के लिए फर्टाइल पीरियड कह सकते हैं, क्योंकि इसी दौरान चांसेस है क्या कि फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी अटेनमेंट हो सकता है, ना तो इसके पहले ना तो इसके बाद में। अब यहाँ पे समझिए इस चीज को कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग क्या कह रहे हैं, वन मेंस्ट्रुएशन मतलब वन मेंस्ट्रुएशन से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो साइकिल है उसे ही वन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। वन मेंस्ट्रुएशन कहने का मतलब क्या हुआ, द डे ब्लीडिंग स्टार्ट्स, दैट इज द डे वन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब से ब्लीडिंग स्टार्ट होगा, जब से ब्लड आएगा, उसी दिन से हम डे वन को काउंट कर रहे हैं। अब डे वन उसको काउंट किए तो उससे लेके अगले ब्लड आने तक जो डेट है, मतलब स्टार्टिंग डे से, मतलब आज आया तो आज से फर्स्ट डे फर्स्ट हो गया, एंड इससे हम काउंट कर रहे हैं नेक्स्ट को। तो 28 डेज का ही गैप आ रहा है। लिखिए तो इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डेफिनेशन, ये डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका। हो गया सर। हो गया। देखिए ड्यूरेशन की हम बात करें तो मैंने बताया भी कि एवरेज कितना 28 और 29 डेज का होता है। किसमें होता है, प्राइमेट्स में, जैसे मंकीज हो गया। अगर मैं इवेंट्स की बात करूं तो दो इवेंट्स हो रहे होते हैं, पैरेलली इवेंट हो रहा है। पैरेलली कहने का मतलब एक तरफ दूसरा इवेंट हो रहा है, दूसरी तरफ उसी समय में दूसरा इवेंट हो रहा है। तो प्लेसेस अलग अलग है लेकिन इवेंट भी अलग अलग हो रहा है, लेकिन टाइम वही है। तो दो चीजें हो रही हैं। कौन कौन सी चीजें भाई, एक ओवेरियन साइकिल चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कि ओवरी में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, इसमें चेंजेस हो रहे हैं, मतलब फॉलिकल्स क्या होते हैं, डेवलप करते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं। ठीक है, ये भी हो रहा है। दूसरा क्या है, यूटेराइन चेंजेस हो रहा है, जो कि यूट्रस के वॉल में, ओविडक्ट में एंड वेजाइना में भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। मतलब ये मोटा होगा, ये पतला होगा, टूटेगा, निकलेगा, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिएगा तो दो इवेंट हो गया, एक हो गया ओवेरियन साइकिल, दूसरा हो गया यूटेराइन साइकिल। हो गया, नेक्स्ट देखिए, ये है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चार फेजेस नजर आते हैं। पहला जो फेज हम कहते हैं भाई, उसको हम मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, मतलब ये मेंस्ट्रुअल फेज मतलब मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन वर्ड ना हम कह सकते हैं ब्लीडिंग से रिलेट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन उसे हम लोग कहते हैं। नॉर्मली 1 से 5 दिन तक रहता है मेंस्ट्रुएशन का पीरियड। ठीक है, फिर क्या है भाई, नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज, जिसमें कि जो फॉलिकल्स है देखो यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं।
ठीक है, डेवलप कर रहे हैं, फॉलिकल भी डेवलप कर रहे हैं। एंड इस दौरान मेंस्ट्रुएशन के बाद फॉलिकल का डेवलपमेंट काफी ज्यादा होता है, एक मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है ओवरी के अंदर। एंड उसके बाद से ओव्यूलेटरी फेज होता है। ओव्यूलेटरी फेज कहने का मतलब यहाँ पे देखो, ये जो है रप्चर करेगा एंड ओवम या फिर सेकेंडरी oocyte जिसे हम लोग कह रहे हैं वो निकल जाता है, जिसको ओव्यूलेशन भी कहते हैं। कब हो रहा है? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। फिर क्या है? सिक्रीटरी फेज होता है, जिसको लूटियल फेज कहते हैं। लूटियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको कॉर्पस लूटियम कहते हैं। कॉर्पस लूटियम आगे हम लोग देखेंगे भी। तो बेसिकली 4 फेजेस है। सबसे बड़ा फेज अगर हम लोग कहते हैं तो ये सिक्रेटरी फेज ही है। देखो 15 से 28 मतलब लगभग 14 दिन का अकेला ये फेज है। 1 से 5 दिन तक ये हो गया, 5 से 13 दिन ये हो गया, 14वें दिन ये हो गया, एंड 15 से 28वां दिन सिक्रेटरी फेज हो गया। तो ये नॉर्मली हमारा फेज है। इस साइड वाला नोट कीजिए, तो ये वाला, ये फिगर मत नोट कीजिएगा अभी। सर ये दोनों साइकिल अलग अलग चलते हैं, जैसे यूटेरियन साइकिल और आप बोले अभी ओवेरियन साइकिल। हाँ, दोनों मतलब समझो मेस्ट्रुअल साइकिल में ही चल रहा है, लेकिन दो मतलब साथ ही साथ चल रहा है। ओवरी में भी चेंजेस हो रहा होगा, यूट्रस में भी हो रहा होगा। तो जैसे ये ओवरी तो ओव्यूलेशन कर रहा है और जो यूटेरियन साइकिल है उसके अंदर ब्लीडिंग वगैरह होता है और वो वो यूट्रस को। बाद में होगा। जैसे जब तक मान लो कि इस बेसिक फंडा ये है कि मान लो ओव्यूलेशन हुआ तो वो सोच रहा होगा कि भाई ओवम हम निकाले तो स्पर्म तो आएगा ही, है ना? तभी तो वो हम्म। निकाला, उसका पर्पस क्या है? निकालना। तो वो लगभग 2 से 3 दिन तक वेट करता है। ठीक है, मतलब 14th डे पे वेटिंग होगा एक तरीके से ओव्यूलेशन। एंड तब तक क्या है ना, तब तक अब मान लो कि माना जाता है कि ऐसा कि अगर तुम मान के चलो कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए? यूट्रस का लाइनिंग मोटा होना चाहिए, मतलब काफी थिक होना चाहिए अंदर का लाइनिंग, तभी तो उसमें इम्प्लांटेशन होगा, प्लेसेंटा वगैरह बनेगा। तो पहले जो 1 से लेकर 14वें दिन तक क्या होता है कि पूरा यूट्रस भी मोटा होते हैं, क्योंकि 1 से 5वें दिन तक तो ब्लीडिंग हुआ, पूरा झड़ गया। 5वें से 13वें दिन तक जो हमारा फेज है, जो प्रोलिफेरेटिव फेज है, इसमें क्या है, यूट्रस भी मोटा होता जा रहा है। एंड 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ, तब तक वो मोटा है। जब देखा कि ओवम अब डीजनरेट, मर गया, खत्म हो गया, ठीक है, डीजनरेट कर गया, क्यों? क्योंकि स्पर्म उसको नहीं मिला 2 से 3 दिन, मतलब 14 डे पे निकला, 17 से 18 डे तक इंतजार किया, फिर वो खत्म हो गया। तो 18वें दिन से क्या होता है, धीरे धीरे वो डीजनरेट करने लगता है। एंड उसके बाद से क्या है, पूरा जो यूट्रस का वॉल है वो डिटैच हो जाएगा। फिर देखो अगले लगभग 12-13 दिन में डिटैच हो जाएगा। एंड फिर जब निकलना बॉडी से स्टार्ट हो जाएगा तो हम कहेंगे नया मेंस्ट्रुएशन आ गया। समझे? और सर जब तक वहां निकलेगा तब तक यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल ओवरी में फॉर्म करता रहेगा। हाँ, यही डाउट था सर, यही डाउट था। जैसे ये आप बताए ना, ये जैसे 28 यहाँ पे है, उसके बाद फिर 1 2 3 4 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, यही डाउट है, समझ गए।
सर ये फिगर भी बनाना है? नहीं, फिगर नहीं बनाना, लिख लिया सर। लिख देखिए, अब हम लोग देखते हैं एक एक फेज को, समझो इस चीज को। हम कह रहे हैं भाई एक एक फेज मेरा, सबसे पहला जो फेज है वो मेंस्ट्रुअल फेज हम कह रहे हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है, देखो यहाँ पे कि आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि भाई जो एंडोमेट्रियम मोटा हुआ था, ये पिछले साइकिल समझो, स्टार्टिंग होता है ना उसका, स्टार्टिंग मान लो मेंस्ट्रुअल फेज से क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुआ, तो एक्चुअली ये पिछले साइकिल का निकल रहा है। ठीक है, यहीं पे अगर मान लो पिछला साइकिल में फर्टिलाइजेशन हो जाता, ओवम फर्टिलाइज होकर इम्प्लांट हो जाता, तो फिर मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता, क्योंकि अगर फिर एंडोमेट्रियम ये टूट जाएगा तो बच्चा भी, मान लो यहाँ बच्चा होगा, ये इम्प्लांटेशन ये भी तो बाहर आ जाएगा, तो अबॉर्शन हो जाएगा। तो वो क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो बंद हो जाता है। कब तक? जब तक बच्चा डिलीवर नहीं, मतलब 9 महीने तक बंद हो जाएगा। एंड अब देखो रप्चर्ड एंडोमेट्रियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रप्चर्ड एंडोमेट्रियम है, मतलब ये पिछले महीने फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था, अगले पिछले, समझो पिछले ओव्यूलेशन से ये दीवार टूटना स्टार्ट हो गया होगा, एंड लगभग 12 से 13 दिन उसको लगा पूरा टूटने में, एंड टूट के अब क्या है, जैसे ही ब्लीडिंग के रूप में बाहर निकलना स्टार्ट होता है, तो हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया या मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो या ब्लीडिंग से, जो लगभग 3 से 5 दिन तक चलता है। मतलब पहले दिन स्टार्ट होगा तो हो सकता है पहले दिन से लेके 3 दिन में ही खत्म हो जाए, कभी 5 दिन भी लग सकता है। तो पहले से 1 से 5 दिन तक क्या होता है, लगभग हम कह सकते हैं कि ब्लीडिंग फेज चलता ही है। ठीक है, देखिए तो मेंस्ट्रुअल फेज, सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फेज लिखिएगा हेडिंग ये, एंड इसके बाद से 1 to 5th डे ये लिखिएगा। हो गया? यस सर, हो गया। उसी में सेकंड पॉइंट लिखिएगा कि एक्चुअली मेंस्ट्रुएशन होता किस चीज का है, क्या निकल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जब एंडोमेट्रियल का अब जरूरत नहीं है, मेंस्ट्रुएशन कब होता है, जब ओवम रिलीज हुआ होगा लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। तब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बॉडी देखा भाई अब तो इतना मोटा दीवार का हमको कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, जो कि हम यूट्रस के अंदर बनाए थे। तो क्या होता है कि वो दीवार जो बनाया था बॉडी, वो टूटने लगता है, टूट के ब्रेक डाउन होता है, एंड जो भी ब्लड वेसल्स वहां फॉर्म किए थे वो भी टूटते हैं, इसीलिए ब्लीडिंग होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स निकलते हैं, दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। लिखिए तो सेकंड पॉइंट इसमें, पहला ही फेज है मेंस्ट्रुअल फेज।
सर हो गया। हो गया? यस सर हो गया। चलिए देखिए, तो अगर हम मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं तो क्या इसका कोई इंडिकेशन है क्या, या कुछ ये बताता है क्या? तो यस, ये बिल्कुल बताता है। क्या बताता है भाई? सबसे पहला मेंस्ट्रुएशन का होना ही ये चीज बताता है कि प्रेगनेंसी जो है वो नहीं है। मतलब एक इंडिकेशन हमको ये मिलता है ना कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया या नहीं हुआ तो इट माइट बी अ चांस कि प्रेग्नेंट हो गया है इंडिविजुअल, या हो गई है इंडिविजुअल, हम कह सकते हैं। मतलब लैक ऑफ प्रेगनेंसी, सॉरी, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर नहीं आया, इस महीने नहीं हुआ, तो इट मे बी अ चांस दैट द लेडी मे बी प्रेग्नेंट। ठीक है, तो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। दूसरा चीज क्या है, इसका कुछ साइड इफेक्ट्स भी होता है, जैसे कि बता रहे, क्योंकि इसमें क्या है कि बॉडी से कंटिन्यूअस लाइनिंग टूट रहा है। लाइनिंग टूटने के कारण एब्डोमिनल पेन होता है। दूसरा चीज क्या है कि ब्लीडिंग होता है, तो ब्लीडिंग होने के कारण क्या है भाई कि एक अनकंफर्ट कंडीशन होता है, जिसके कारण स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट, ब्लड बाहर से लॉस हो रहा है, बॉडी से लॉस हो रहा है, मतलब तो बॉडी का जो हेल्थ कंडीशन है वो भी डिग्रेड होता है। बॉडी जो है वो एक हम कह सकते हैं वीकेन होता है या कमजोरी महसूस होती है। तो ये सारा एक हम कह सकते हैं ड्रॉबैक होता है विच द फीमेल हैव टू सफर। ठीक है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। लिखे तो दो और पॉइंट्स। हो गया सर।
सर हाँ हो गया। यस सर, हो गया। देखिए नेक्स्ट है हमारा फॉलिकुलर फेज। ये फेज जो है, ये फेज ही एक्चुअली एक डिसिसिव फेज है कि जहां पे फॉलिकल्स का जो होता है वो डेवलपमेंट होता है। लगभग ये हम कह सकते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन एंड हो जाता है ना, एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, कि ब्लीडिंग, एंड ऑफ ब्लीडिंग हम कह सकते हैं, या मेंस्ट्रुअल जो पहला जो है मेंस्ट्रुअल फेज वो खत्म जैसे ही होता है, तो ब्लीडिंग अब क्या हो गया, अब ये खत्म हो गया है। तो सबसे पहले ये जो है, इसमें जो हार्मोनल एक्शंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, या हार्मोन जो है बहुत तेजी से सिक्रीट होने लगता है। कहाँ से? मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब फीमेल के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने लगते हैं कुछ हार्मोन्स जिसको हम गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। एंड इनके प्रेजेंस में जो कि एफएसएच है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। ये वाला जो हार्मोन है ये हमारा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है, किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड दूसरा जो है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस हार्मोन को क्या कर रहा है, इसकी दोनों हार्मोन का इफेक्ट ये होता है कि दो चीजें होंगी। एक चीज तो एग में फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा चीज जो है वो ये होता है कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो भी मोटा होने लगता है। तो सेकंड जो फेज है वो पहले लिखिए, तो फॉलिकुलर फेज एंड डे 5 to 13, 2 पॉइंट्स मेंशन कीजिए। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। सर ये गोनाडोट्रोपिन से एक बार फिर से बता दीजिए। लिख लिए? लिख रहा है सर। लिख लीजिए, बता दो। ओके।
हो गया, लिख ले प्रत्युष। देखिए, यस सर, लिख ली। गोनाडोट्रोपिन्स दो तरह का हम कह सकते हैं, जैसे ये हाइपोथैलेमस हो गया, तो हाइपोथैलेमस के नीचे मास्टर ग्लैंड हमारा रहता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। इसका दो पार्ट होता है, एक को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, दूसरे को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। एंटीरियर वाला बहुत सारा हार्मोन निकालता है, इसमें से दो हार्मोन, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। एफएसएच जो है वो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराता है, जैसे फॉलिकल जो हो रहे प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन। फिर जब रप्चर कराता है तो उसके लिए एलएच चाहिए होता है। हार्मोनल एक्शन भी हम लोग देखेंगे अभी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोनल क्या क्या चेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको समझना है कि ये दो हार्मोन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है मेंस्ट्रुएशन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज। ये है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज कहने का मतलब क्या है कि जो फॉलिकल्स है उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तीसरा फेज, सॉरी, दूसरा फेज। अब फॉलिकुलर फेज में तो हम लोग ने जान लिया कि 5 to 13 डे में भाई डेवलपमेंट होगा, लेकिन ये कैसे होगा? प्राइमरी फॉलिकल इस दौरान क्या होता है, एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप करता है। देखो, ये है प्राइमरी oocyte विद इन फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, डेवलप कर करके क्या हो रहा है, मैच्योर फॉलिकल, जिसको हम लोग ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल 14th डे पे क्या होगा, रप्चर करेगा 14th डे। जब रप्चर करके सेकेंडरी oocyte बाहर निकल रहा है, इसी को क्या कह रहे हैं, ओव्यूलेशन कह रहे हैं, इसी को ओव्यूलेटरी फेज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखो, ओव्यूलेशन हुआ, अब ये स्ट्रक्चर जो बन जाता है, इसके अंदर से क्या हो गया है, ओवम निकल चुका है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, तो उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। इसीलिए नेक्स्ट जो है, जिसको सिक्रेटरी फेज कहते हैं, उसको लूटियल फेज भी कहते हैं। जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, एस्ट्रोजन का भी सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फॉलिकुलर फेज। एक मिनट रुकिएगा। रिलेशन, चलिए लिखिए तो, फॉलिकुलर फेज में ये पॉइंट्स, FSH stimulates development of primary follicles into Graafian follicles.
हो गया? हो गया सर। देखिए, अगर एफएसएच क्या किया, सबसे पहले फॉलिकल डेवलपमेंट कराया है, साथ ही साथ जो ग्राफियन फॉलिकल है वो एस्ट्रोजन निकालता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन करता है कि जो रप्चर्ड यूटेराइन एंडोमेट्रियम है ना, रप्चर्ड कहने, देखो फॉलिकल जैसे जैसे डेवलप कर रहे हैं, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है ना, वैसे वैसे एस्ट्रोजन और निकाल रहा है। जितना ज्यादा एस्ट्रोजन होगा उतना ज्यादा वो जो दीवार टूटा हुआ था पिछले मेंस्ट्रुएशन में, वो धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है, मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? एंड इस समय क्या होगा, एस्ट्रोजन जो है और भी काम करता है प्यूबर्टी के समय। ये तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं। नॉर्मल प्यूबर्टी के समय क्या है, एस्ट्रोजन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बिल्डअप करता है। ठीक है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बिल्डअप करता है। कैसे? जैसे कि हम कह सकते हैं वॉइस का, हम कह सकते हैं जो पिच होना वो बढ़ना, फैट का डिपोजिशन, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, हाइट का डेवलपमेंट, ये सब चीजें जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है। तो एस्ट्रोजन ये भी स्टिमुलेट करता है, लेकिन हाँ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान का फीचर नहीं है। एंड सप्रेशन, मतलब अब एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा निकलेगा ना, तो जितना ज्यादा निकला, आप समझो इस चीज को, जैसे मान लो ये एफएसएच था, ठीक है? एफएसएच कर क्या रहा था, ये फॉलिकल्स जो थे इसको बड़ा करवा रहा है। जितना बड़ा करवा रहा है उतना उसमें से एस्ट्रोजन निकल रहा है। तो एक समय आएगा कि एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा निकलने लगेगा। तो ये इंडिकेट करेगा कि भाई एफएसएच को जिस हार्मोन से निकल रहा है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये पता चलेगा कि भाई एस्ट्रोजन इतना ज्यादा है, मतलब ये जो फॉलिकल है बहुत बड़ा हो गया होगा। तो वो सिग्नल करके क्या करता है, एफएसएच को भी बंद कर देता है निकलना। तो हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन जो होता है जब ज्यादा निकलने लगता है तो वो सप्रेस कर देता है किसको, एफएसएच सिक्रीशन को। अब एफएसएच सिक्रीशन बंद हो गया, मतलब अब सोचा कि जो ये फॉलिकल है वो पूरे तरीके से क्या है, बड़ा हो गया है। अब इसमें सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालना है। तो बाहर कौन निकालता है, एलएच। तो एस्ट्रोजन क्या है, एफएसएच को सप्रेस करके किसको इंड्यूस कर रहा है कि भाई एलएच जल्दी जल्दी निकलो, निकलोगे तभी तो हम सेकेंडरी oocyte निकाल पाएंगे। तो यही चीज हो रहा है। मतलब समझो इस चीज को कि एफएसएच जो है वो क्या करता है, वो फॉलिकल्स को डेवलप कराता है। जितने जैसे जैसे फॉलिकल बड़ा होगा ना, वैसे वैसे उसमें से और क्या निकलेगा, एस्ट्रोजन निकलने लगेगा। एस्ट्रोजन जितना ज्यादा निकलना स्टार्ट होता है तो एक समय आता है कि बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन बॉडी के अंदर होने लगेगा। तो वो एफएसएच को रोकेगा कि भाई अब बहुत हो गया, अब बहुत हम बड़े हो गए। तो वो क्या करेगा, एफएसएच को रोकेगा। एंड दूसरा काम क्या करेगा कि वो एलएच को इंड्यूस करेगा, एलएच को इंड्यूस करेगा कि भाई अब निकलो, क्योंकि अब फॉलिकल इतना बड़ा हो गया है कि मेरे से अंदर से अब क्या निकालना है, सेकेंडरी oocyte को निकालना है, जिसको एलएच भी बढ़ने लगता है और एलएच सर्ज होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पीक अटेंड करता है तो ओव्यूलेशन हो जाता है। यही चीज हो रहा है। देखिए तो इसको, इन पॉइंट्स को, एस्ट्रोजन वाले।
सर ये रैप्चर्ड कब मिलेंगे बता दीजिएगा। आपका माइक ऑफ है सर। रप्चर्ड का मीनिंग टूटना होता है। ये टूटा हुआ था ना, देखो अब टूटा हुआ है। अब तो धीरे धीरे क्या कर रहा है बॉडी, फिर ओवरी है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि भाई हमको फर्टिलाइज होना है। तो फर्टिलाइज होने के बाद इम्प्लांट भी तो होगा ना, मतलब प्रेग्नेंट भी तो होगा। और प्रेगनेंसी के लिए दीवार जो है एंडोमेट्रियम का मोटा चाहिए, क्योंकि वहां पे प्लेसेंटा बनना है। तो इसीलिए जो टूटा हुआ एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियम है पिछले मेंस्ट्रुएशन में जो टूटा था, वो फिर क्या है बनने लगता है। प्रोलिफरेट मतलब ग्रो होने लगेगा। तो मतलब इससे बनता है एस्ट्रोजन से। हाँ, एस्ट्रोजन से। और जो मतलब देखो, और जो आप यही मैंने एफएसएच क्या बोला था। बताया वो फॉलिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हाँ, मैंने क्या बोला था, दो साइकिल एक साथ चल रहा है ना, ओवरी में भी फॉलिकल बढ़ रहा है हम्म। एंड इसमें भी फॉलिकुलर फेज में क्या है, जो एंडोमेट्रियल है, मतलब यूट्रस का अंदर का लेयर है, वो भी मोटा हो रहा है। क्योंकि 14 डे पे ओव्यूलेशन होगा, और अगर ओव्यूलेशन में जो सेकेंडरी साइट है फर्टिलाइज हो जाता है, तो वो तो इम्प्लांट होगा इसी में ना, तो ये भी तो प्रिपेयर करेगा। और सर अगर नहीं हुआ उसके बाद एलएच जो होता है वो उसको ब्रेक कर देता है। नहीं, एलएच उसको ब्रेक नहीं करता है। एलएच उस ओवरी, उस फॉलिकल को तोड़ता है जिससे ओवम बाहर आता है, ग्राफियन फॉलिकल को। ओह समझ गया सर। बहुत कंफ्यूजिंग है, फिर से एक बार अच्छे से बता देंगे क्लियर होगा। वो ऐसा हर चीज दिखाई लग रहा है, हम पढ़ने नहीं देता है, मत पढ़ाता रहे तो हम लिख लिए सर। या देखिए, तो एक्चुअली देखो, बॉडी हर महीने अपने आप को, सिंपल नटसेल में ये है कि बॉडी हर महीने अपने आप को एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है। इसमें प्रेगनेंसी में दो चीजें हैं। प्रेग्नेंट होने का एक तो कारण कि किससे वो प्रेग्नेंट होगा, तो वो किससे होता है, तो भाई ओवम फर्टिलाइज करेगा तब तो एक चीज होता है कि ओवरी में ओवम का ग्रोथ होता है, जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। दूसरा चीज, ओवम अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो रहेगा कहाँ, उसके लिए घर भी तो हमको बनाना है। तो घर बनाना है तो क्या हो गया कि जो घर है यानी कि यूट्रस है, उसका भी डेवलपमेंट होता है। दो चीजें साथ साथ हो रही हैं। कैसे हो रहा है, मान लो कि आज से हम कह रहे हैं कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, ब्लीडिंग हुआ, 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग हुआ, तो ये ब्लीडिंग किसका है, पिछले महीने जो जो दीवार मोटा हो गया था उसका है, वो निकल के खत्म हो गया। 5वें दिन से 13वें दिन तक क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है भाई कि जो हार्मोनल चेंजेस होता है, तो दो हार्मोन निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। एक को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरे को कहते हैं एलएच। एफएसएच करता क्या है, फॉलिकल को बड़ा करता है। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा, सेकेंडरी बनाएगा, सेकेंडरी टर्शियरी बनाएगा, टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल जिसको हम लोग कहते हैं वो बनाएगा। तो ये फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं। जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप करता है ना, वैसे वैसे एस्ट्रोजन वो निकालता है। एस्ट्रोजन करता क्या है, फॉलिकल ओवरी में डेवलप हो रहा है, एस्ट्रोजन कर क्या रहा है, दीवार को इधर बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, मान लो शादी होने वाला है, जो ब्राइड है उसके लिए घर हम बना रहे हैं, तो जो ब्राइड भी तैयार होना स्टार्ट की, एंड इधर उसका घर भी बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि भाई उसके लिए हमको घर बनाना है। घर कौन बना रहा है, एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में। एस्ट्रोजन जैसे निकालते रहता है तो क्या होता है, अब जितना बड़ा फॉलिकल होता जाएगा उतना ज्यादा वो एस्ट्रोजन निकालेगा। तो एक समय आएगा कि एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा निकलने लगेगा, तो कहेगा कि एस्ट्रोजन अब इतना निकल रहा है, अब एस्ट्रोजन निकलना क्या करेगा, बोलेगा कि अब फॉलिकल ग्रो करना बंद कर दो क्योंकि बहुत ग्रो हो गया है। तो ज्यादा एस्ट्रोजन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके बोलता है कि भाई अब फॉलिकल जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो वो क्या करता है, सप्रेस करता है किसके सिक्रीशन को, ज्यादा एस्ट्रोजन, एफएसएच के सिक्रीशन को। एंड अब फॉलिकल बन के बड़ा तैयार हो गया है।
अब फॉलिकल टूटेगा तब तो उसमें से ओवम निकलेगा, तो ये टूटता किसके प्रेजेंस में, एलएच के प्रेजेंस में। तो क्या होता है कि ज्यादा एस्ट्रोजन एफएसएच को रोकता है और एलएच को के सिक्रीशन को बढ़ाता है, बोलता है कि अब एलएच जो है वो ज्यादा होगा तब तो वो फॉलिकल से निकलेगा ओवम। तब तक इधर क्या है, दीवार भी मोटा बन के तैयार है, मतलब 14वें दिन तक 13वें दिन तक दीवार भी मोटा बन के तैयार हो गया, फॉलिकल भी क्या हो गया, मैच्योर हो गया। 14th डे पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए 14th डे पे आया ओव्यूलेटरी फेज, जहां पे एलएच और एफएसएच एक पीक अटेंड कर लेता है, ठीक है। और उस समय एलएच इतना ज्यादा निकलता है कि ग्राफियन फॉलिकल जो है यहाँ पे हमको दिख रहा है, आप देखोगे यहाँ पे जो ग्राफियन फॉलिकल हमको दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है, एंड इससे क्या निकला, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। इसी फेनोमेनन को ओव्यूलेशन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। एंड ओव्यूलेशन कब हो रहा है, 14th डे पे, इसी फेज को ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। अब ये ओवम बाहर निकल गया एंड ये जो ग्राफियन फॉलिकल था वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, एक स्ट्रक्चर में जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। सर क्लास के बाद 5 मिनट होगा तो बोलिएगा ना, एक आउट ऑफ द सिलेबस डाउट पूछना था। हो गया सर। देखिए तो 14th डे पे क्या हुआ भाई, ओव्यूलेशन हुआ, मतलब यहाँ से ये फॉलिकल जो है भाई डेवलप किया, ये फॉलिकल जो है वो डेवलप किया, एंड डेवलप करने के बाद क्या है, ये जो फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल टूटा है, टूट के इससे क्या निकला, ओवम। अब ओवम को देखो फैलोपियन ट्यूब का जो है, याद करो यहाँ पे क्या था, एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर था जिसको इनफंडिबुलम कहते थे, इसमें कुछ ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए थे जिसको फिम्बरी कहते थे, फिम्बरी। यही मैंने बताया भी था कि ओवम जो रिलीज होता है, ओवम एक्चुअली सेकेंडरी oocyte उसको क्या कर रहा है, ट्रैप कर रहा है, एंड ट्रैप करके ये क्या हो रहा है, अब ओवम ये किसमें आ गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। तो जैसे ही एलएच और एफएसएच निकलता है वो क्या हो जाता है, पीक अटेन करके इसके अंदर आ जाता है। अब इसके बाद ओवम तो चला गया एंड ओवरी के अंदर कौन सा फेज आ गया, सिक्रीटरी फेज, या उसी को क्या कह रहे हैं, लूटियल फेज भी कहते हैं हम लोग, सिक्रीटरी या लूटियल हम लोग कहते हैं।
जिसमें क्या है, ग्राफियन फॉलिकल किस में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, एक स्ट्रक्चर में येलो कलर का स्ट्रक्चर होता है जो कि एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक हार्मोन निकालता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेस्टेरोन। मतलब ओवम ये तो कहाँ चला गया, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये वाला ग्राफियन फॉलिकल किसमें बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकालता है, एंडोक्राइन है। एंडोक्राइन मतलब कोई हार्मोन निकालेगा, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन। क्यों भाई, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन काफी एसेंशियल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। मतलब ये तो सोचा ना कि हम भाई निकाले है ग्राफियन फॉलिकल, सोचा हम भाई ओवम को निकाले तो जाके फर्टिलाइज तो करेगा ही, ये ऐसा सोच रहा है। तो वो क्या कहा, फर्टिलाइजेशन होगा तो सोचेगा कि भाई इसको फिर रहने के लिए मोटा सा दीवार चाहिए ही होगा, मतलब एंडोमेट्रियम जो है वो क्या होना चाहिए, मोटा होना ही चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम का जो मोटा लाइनिंग है उसको टूटने से बचाता है, वो उसको मोटा रखे रखता है। लेकिन उसके बाद भी देखता है कि जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजनरेट करने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे डीजनरेट करेगा, मान लो प्रोजेस्टेरोन इतना निकला, फिर ये धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। एंड जैसे जैसे कम होने लगेगा तो वो जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है यूट्रस के अंदर वो भी टूटने लगेगा। एंड अगले 14 से 28 दिन के बीच ये चीज होता है, मतलब 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ, 16 से 17 दिन तक ये क्या हुआ, ओवम रहता है फर्टिलाइजेशन के इंतजार में। तब तक ये क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारा निकालता है प्रोजेस्टेरोन कि भाई दीवार को मोटा करो मोटा करो, फर्टिलाइजेशन होने वाला है। 20 दिन के बाद से क्या होता है, देखता है कि अब नहीं, अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो वो क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे डीजनरेट करने लगेगा, तो प्रोजेस्टेरोन भी कम होगा। तो जो दीवार मोटा होना स्टार्ट हुआ था वो टूटना स्टार्ट करेगा अगले 7 से 8 दिन के अंदर, मतलब 20 डे से लेके 28वें दिन तक क्या होगा, टूट जाएगा। एंड अगले दिन जैसे ही वो ब्लीडिंग के रूप में निकलना स्टार्ट किया, हम बोले कि नया मेंस्ट्रुअल फेज आ गया, ठीक है, या नया साइकिल स्टार्ट हो गया। सर तो प्रोजेस्टेरोन अगर नहीं रहे तो जो वॉल होगा वो जल्दी टूट जाएगा, इसका मतलब अब समझना इस चीज को, जब फर्टिलाइजेशन, अब सेकेंडरी oocyte तो यहाँ निकला है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो अगले 9 महीने तक ना ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहता है, डीजनरेट नहीं करता है, क्योंकि जैसे ही अच्छा, डीजनरेट करेगा, इसलिए आगे नहीं होता है मेंस्ट्रुएशन, इसलिए कैसे, आगे रुक जाता है, मतलब इसलिए सर आगे जाके रुक जाता है इसका ब्लीडिंग, मतलब ये नहीं होता है, ये साइकिल जो ओवम में होता है हाँ ये नहीं चलता है इसके बाद, क्योंकि नहीं कॉर्पस नहीं चलता है, इसीलिए, क्योंकि ये रुका हुआ है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, नया फॉलिकल डेवलप ही नहीं करेगा, तो मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं। समझ गए सर। हो गया क्या, यस सर, लिख लीजिए। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो देखो फंक्शंस क्या है, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ये एंडोमेट्रियम को मोटा कर रहा है कि भाई इम्प्लांटेशन अगर होगा, बच्चा आएगा, फीटस डेवलप करेगा, तो एंडोमेट्रियम को क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, तो मोटा करने का काम कर रहा है। प्रोजेस्टेरोन याद रखिएगा कौन निकाल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कब बना है, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के बाद, मतलब ओव्यूलेशन के
बाद। एंड अब ये क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन जैसे निकल रहा है ना, तो आपने एकदम सही कहा प्रत्युष कि जो फॉलिकल्स है अब वो डेवलप करना बंद कर देंगे। तो कैसे डेवलप करना बंद होते हैं? तो एफएसएच जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है उसको वो रोक देता है, या हम कह सकते हैं कि अब भाई रुकता है कि सेकंड जो ओवेरियन फॉलिकल है अब वो डेवलप ना करे। चलिए, तो ये फंक्शंस हो गए प्रोजेस्टेरॉन के कि एंडोमेट्रियल का जो लाइनिंग है वो काफी ज्यादा क्या हो गया, थिक हो गया है। अब देखो ये सिक्रीटरी फेज की हम बात कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है, समझिए इस चीज को, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे क्या हो गया भाई, डीजनरेट करने लगेगा। ठीक है,
एंड जिसके कारण से प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो पहले की तुलना में क्या होगा, कम होता चला जाएगा। एंड प्रोजेस्टेरॉन घटना मतलब एंडोमेट्रियम का टूटना, एंडोमेट्रियम धीरे धीरे टूटने लगेगा, अगले हम कह सकते हैं लगभग 7 से 8 दिन तक क्या होगा, टूटेगा एंड टूट के बाहर निकल जाएगा एंड एक नए मेंस्ट्रुएशन का स्टार्टिंग हो जाएगा। यही चीज हो रहा है यहाँ पे, और ब्लीडिंग के रूप में वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब प्रेगनेंसी होता है एक्चुअली, तो हमको देखने को क्या मिलता है कि कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है मेंस्ट्रुएशन का होने का मतलब एंडोमेट्रियल लाइनिंग टूट गया, लाइनिंग टूट गया तो बच्चा ही बाहर आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं अबॉर्शन हो जाएगा। ये है ओवरऑल चेंजेस जो कि किया हुआ है। ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी का है, पहले लिखिए इसको, सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज में ये वाला फिगर के लिए जगह स्पेस छोड़ दीजिएगा, ये वाला बनाना है। एक ही फिगर है जिसमें कि सारा चीज आपको मेंशन है। हो गया सर। ठीक है, तो ये फिगर बना लीजिए। एंड एक लास्ट ग्राफ है, ग्राफ जो है वो थोड़ा टाइम लेगा इसको समझने के लिए। एक ये पॉइंट मेंशन कर लीजिए, ग्राफ हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। लिख लिए सर। ठीक है, तो